में विधान परिषद, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको सुनाते हैं। और महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के साथ बजट पर वर्तमान में चर्चा चल रही है। सहमति और असहमति लोकतंत्र की आधारशिला है और उसका आधार स्तंभ भी है। यह आवश्यक नहीं कि जिस बात से मैं सहमत हूं उससे आप भी सहमत होंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं वो आज भले ही हमें सुर्खियों में ला सकता हो, लेकिन वह इस विधानमंडल का, इस विधान परिषद की कार्रवाई का एक हिस्सा बन रहा है। वह एक दस्तावेज के रूप में यहां की एक प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा है। इस दस्तावेज का अवलोकन आने वाली पीढ़ियां करेंगी और जब वह इसके बारे में देखेगी उस समय वह हमारे बारे में क्या धारणा बनाएगी, क्योंकि व्यक्ति आज है, कल एक समय के बाद उसकी अपनी सीमाएं हैं। उस सीमा के बाद हमारा अवलोकन और हमारे बारे में जो भी किसी व्यक्ति को अपनी धारणा बनानी होगी वह विधानसभा और विधान परिषद में हमारे वक्तव्यों के माध्यम से ही वह धारणा बननी है। अगर हम तर्कसंगत ढंग से, प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं, वह आने वाले समय में विपक्ष और अन्य नए सदस्यों के लिए एक मानक बनेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की बजाय किसी पूर्वाग्रह से अपनी बात को रखते हैं तो आने वाले समय में हमारे बारे में आने वाली पीढ़ी और आने वाले लोगों के मन में उसी प्रकार की धारणा बनने जा रही है। और इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि हम सब इसके बारे में जब भी सदन में कोई चर्चा करते हैं वह बहुत सोच समझ करके तर्कसंगत ढंग से एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का पालन करते हुए अगर रखेंगे तो वह अन्यों के लिए भी अनुकरणीय बनेगा और सदन की गरिमा और गौरव को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। उच्च सदन में काम और आगे बढ़ सकता था, किन्हीं कारणों से यहां पर डिस्टर्बेंस भी रहा, जिसके कारण बजट में अभी तक मात्र 2 माननीय सदस्य ही अपने विचारों को रख पाए हैं। होना ही चाहिए था कि बजट में, हमारा यह मानना है कि बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, एक तो राज्यपाल जी के भाषण में सरकार की चालू और भावी योजनाओं के बारे में चर्चा करने का एक भरपूर अवसर मिलता है और मुझे लगता है हर माननीय सदस्य को अपनी बात को उसमें रखना चाहिए। देखिए, आपके द्वारा निकले हुए जो सुझाव होंगे ये बड़ा मार्गदर्शन करते हैं शासन की नीतियों को बनाने में, शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में। लेकिन जब माननीय सदस्य अपनी बातों को और अपने विचारों को रख ही नहीं पाएंगे तो इन विचारों से न केवल सरकार को बल्कि समाज को भी वंचित रहना पड़ेगा। उसके लिए जो उपयोगी हो सकता था उपयोगी चीजें नहीं होंगी। आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर करके हम लोग समय भी खराब करते हैं, लेकिन साथ साथ उस लाभकारी सुझाव से शासन को, प्रशासन को, समाज को जो लाभान्वित होना चाहिए वह भी उससे वंचित होता है। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि उच्च सदन में खासतौर पर इस प्रकार का एक माहौल हमें बनाना चाहिए जो वास्तव में प्रत्येक जो है यहां पे प्रदेश के अंदर हर नागरिक के लिए और एक सकारात्मक माहौल जैसा दिखे भी। ये मेरी पूरे सदन से अपील है। महोदय, 2021-22 के सरकार के बजट को विधानसभा में मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने रखा। बजट का दायरा कोविड-19 के बावजूद बढ़ाया गया। जब प्रदेश के अंदर हम लोग बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें उस समय
हमारे सामने थी। मुझे याद है जब पिछली सरकारें थी, बजट का दायरा सीमित था। 2 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से आज हम 5.5 लाख करोड़ तक बजट के दायरे को बढ़ाने में सफल हुए। ये केवल एक लेखा जोखा नहीं है महोदय, यह प्रदेश के बजट, प्रदेश के डेवलपमेंट का एक रोड मैप भी है, विकास की एक ठोस कार्य योजना भी होती है। अलग अलग फील्ड के लिए हमने क्या क्या किए हैं, कहां संभावनाएं थी, कहां पर हम क्या कर सकते थे। इसलिए बजट का जो दायरा बढ़ा है, यह दायरा आज दिखता भी है और किस रूप में दिख रहा है। खासतौर पर जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब भी हमने कहा था कि यह बजट प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक सोच के साथ कोविड-19 की चुनौतियों से जूझते हुए भी, क्योंकि कोविड-19 हम सब के सामने एक चुनौती, एक चैलेंज, दुनिया की मानवता के सामने एक चैलेंज था। और उस समय हम लोग इस बारे में चिंतित थे कि वास्तव में क्या होगा इतने बड़े प्रदेश का। और कोविड-19 की चुनौती के बीच में देश के सबसे बड़े राज्य के द्वारा अपना बजट प्रस्तुत करना और बजट की सर्वत्र प्रशंसा होना, फिक्की है, एसोचैम है, सीआईआई है, या समाज के अलग अलग तबके के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा एक सकारात्मक टिप्पणी उस पर देखने और सुनने को मिले, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सत्ता पक्ष के लोग समर्थन करें वह बात अलग है, लेकिन वे लोग जो तटस्थ हैं वे सकारात्मक टिप्पणी करें, इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बजट प्रस्तुत होने के बाद ये दृश्य हम सबके सामने है और हम लोगों ने भी इस बात को माना था कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। यानी विपत्ति थी, लेकिन हम लोगों ने प्लान का रास्ता नहीं, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और चुनौती मानते हुए उसको फेस किया। फेस करने के बाद सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। आप सब जानते हैं बजट में अलग अलग व्यक्ति बोलने के स्वतंत्र है, लेकिन बजट में सरकारी कर्मचारियों को वेतन की समस्या नहीं होने दी गई। हर महीने उनको समय से वेतन दिया गया। पहले सप्ताह, हर महीने के प्रथम सप्ताह में हर कर्मचारी को वेतन या जो अन्य सुविधाएं थी, ये सुविधाएं प्राप्त हुई। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भरण पोषण भत्ता, राशन की व्यवस्था, फूड पैकेट की व्यवस्था, ये भी सरकारी स्तर पर प्रारंभ किया गया। कोई भी कहीं किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आने दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, समय से पहले पेंशन की राशि उपलब्ध कराने के साथ साथ कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपए प्रति लाभार्थी अतिरिक्त उनको उपलब्ध कराया। ये भी उनको उपलब्ध कराया डीबीटी के माध्यम से, सब उनके पास गया। 87 लाख ऐसे लोग थे, उनके पास भी गया। जनधन अकाउंटधारी 3 करोड़ 56 लाख जो महिलाएं थी, उनके अकाउंट में 500 रुपए हर महीने 3 महीने तक, ये पैसा भी भारत सरकार के स्तर पर प्रदेश सरकार ने उन जनधन अकाउंटधारी सभी महिलाओं के खाते में वो पैसा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 54 लाख वे लोग जो लोग स्ट्रीट वेंडर थे, पल्लेदार थे, कुली थे, या फिर किसी भी प्रकार से जिनके पास कोई साधन नहीं था, उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। उनको भरण पोषण भत्ता, राशन कार्ड की व्यवस्था, राशन की उपलब्धता, और हर अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को भी व्यवस्थित रूप से राशन देने का कार्य उस दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान किया। और जब बजट बनाने की बात आई तो बजट बनाने के साथ ही हम लोगों ने उसको प्रस्तुत भी किया। 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। उस पर टिप्पणी करना आपका अधिकार है, लेकिन समाज की क्या राय है,
उद्योग जगत क्या बोल रहा है, किसान संगठन क्या बोल रहे हैं, मजदूर संगठन क्या बोल रहे हैं, युवा इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, महिलाएं क्या सोच रखती हैं। आखिर हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। इनके प्रति हमारी कुछ, इन सभी संस्थाओं के प्रति भी हमारी कुछ जवाबदेही है और उस जवाबदेही का पालन इसमें किया गया। महोदय, ये बजट का दायरा हर वर्ष जो बढ़ता गया, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने उस प्रकार की अपनी नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम, उस प्रकार की कार्ययोजना पहले दिन से ही बनाई थी। याद करिए, हर वर्ष के बजट में एक नई थीम के साथ हम लोग आए थे। 17-18 में जब हम आए थे तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश के अंदर लंबित उन सभी योजनाओं जो किसानों के हित में थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। और हम लोगों ने कहा था कि 17-18 का बजट प्रदेश के किसानों को समर्पित है। 18-19 का बजट हमने प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने उसको समर्पित किया था। औद्योगिक विकास प्रदेश के अंदर किस रूप में हम लोग प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को एक नई गति दे सकते हैं, इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी अपनी रैंकिंग में सुधार कर सके, जो निवेश अनुकूल वातावरण बना सके, उसको प्रदेश के अंदर किया गया है। और 19-20 के बजट को हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देकर किया। मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह की योजनाएं, ये सभी इसमें लागू की गई। और भी जो पोषण अभियान से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। और 20-21 के बजट को प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित हम लोगों ने किया था। 21-22 का यह बजट प्रदेश के समग्र और सर्वसमावेशी विकास के साथ साथ स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर, प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ सशक्तिकरण की ओर, इस थीम के साथ इस बजट को हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है। महोदय, बजट के पीछे का उद्देश्य और उससे मिले परिणाम भी हम सबके सामने बहुत स्पष्ट हैं। मैं जानना चाहूंगा, देखिए, आप उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्धशाली रहा है। जब ये देश आजाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति नेशनल एवरेज के बराबर थी, उससे अच्छी थी। बहुत अच्छी प्रोग्रेस उस समय उत्तर प्रदेश की थी। उसके पीछे उत्तर प्रदेश की किसानी और उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम उसके पीछे था। उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के लिए था, जिम्मेदार था, उसको बढ़ाने में सहायक था। लेकिन समय के अनुरूप खेती किसानी पर विशेष ध्यान न देने, उन्हें तकनीक के साथ आच्छादित न करने, समय पे बीज, समय पे खाद, तकनीक, इन सब के साथ जोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई। खेती के विविधीकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। परंपरागत उद्यम को समय से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया गया। उनके लिए मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रोत्साहन की कोई व्यवस्था शासन स्तर पर नहीं थी। परिणाम क्या था? नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश 2015-16 तक आते आते 1/3 प्रति व्यक्ति आय रह गई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 14वें 15वें स्थान पर पहुंच गई। ये निवेश अनुकूल वातावरण के लक्षण नहीं थे। आपने अभी कानून व्यवस्था की बात कही। कानून व्यवस्था और निवेश अनुकूल वातावरण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले साल ही हमारी सरकार इसको 14 से 12 नंबर पर लाने में सफल हुई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दूसरे नंबर पर है। यानी देश के अंदर जो सबसे अच्छे निवेश अनुकूल राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आज सबके सामने है। ये कोई
कि बिजनेस रिफॉर्म प्लान जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी। इसके लिए उस प्रकार के रिफॉर्म किए गए, निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई, तमाम प्रकार के सुधारों को आगे बढ़ाया गया और साथ साथ कानून व्यवस्था की एक मजबूत स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा किया गया, जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ न हो। दंगों की बाढ़ जो आती थी उसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाते हुए 14 से 12, 12 से 2 नंबर पर आकर के आज नंबर 1 की लड़ाई लड़ने की अर्थव्यवस्था की बात मैं कर रहा था। बजट केवल सरकार का एक सामान्य लेखा जोखा नहीं है, ये भविष्य की डेवलपमेंट की एक रोड मैप भी होता है, विकास की एक व्यापक कार्य योजना भी होती है। और व्यापक विकास की कार्य योजना किस रूप में होनी चाहिए, यह बजट के माध्यम से दिखती है। 20 करोड़ की आबादी का राज्य, 2 लाख करोड़ का बजट, ऊंट के मुंह में जीरा, यही तो कहावत है ना। क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए 2 लाख करोड़ में, और जबकि उस समय ऋणग्रस्तता भी प्रदेश के अंदर 30% से ऊपर थी, तब एफआरबीएम की सीमा का भी पालन नहीं हो रहा था और तब भी बजट कितना था? 2 लाख करोड़ का। क्या 20 करोड़ की आबादी को उसकी बुनियादी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गांवों के लिए, नगरों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए क्या ईमानदारी से हम कार्य कर पाते? और इसीलिए पिक एंड चूज होता था, ये मेरा, ये पराया। आज तो आप में कोई नहीं कह सकता है कि सरकार ने कहीं मेरा और पराया कहा हो। और मैं इस बात को कह सकता हूं, नेता विरोधी दल, मैं आपको अहमद हसन जी, आपके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव, और मैं इसलिए कह सकता हूं, आज प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 17 से 19% है और योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को 30 से 35% प्राप्त हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में, क्या उज्ज्वला योजना में, क्या खाद्यान्न योजना में, आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में, जिस किसी भी योजना में आप जाएंगे आप पाएंगे आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज को उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है। ये सरकार की ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से सबका साथ, सबके विकास की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प और उस भाव के अनुरूप है जो उन्होंने 2014 में सत्ता बनाने के पहले देश को एक स्लोगन दिया था कि सरकार आएगी तो कैसे काम करेगी, सबका साथ और सबके विकास के साथ काम करेगी। ये आप देख सकते हैं, कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने इस बजट के साथ जोड़ा ईज ऑफ लिविंग भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह व्यवसाय की सुगमता का आधार बनेगा, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता, हम किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे सहज और सरल बना सकते हैं, ईज ऑफ लिविंग। हर घर नल 2022 तक, एसईसीसी 2012 के सर्वे के अनुरूप जो भी व्यक्ति उस कैटेगरी में आता है उसको हम आवास उपलब्ध करवाएंगे और 2022 तक इस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके बाद जो छूटे हैं, क्योंकि व्यापक विसंगति है सूची में, भेदभावपूर्ण थी सूची, इसके बाद जो छूटेंगे उनके चयन की प्रक्रिया के लिए सर्वे भी प्रारंभ कर दिया। जो बचेंगे उनको भी हम देंगे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि नहीं देंगे, देंगे सबको, क्योंकि हमने तो कहा सबका साथ सबके विकास, और सबका विश्वास इसके बाद टिकता है। आज हर व्यक्ति मोदी जी में विश्वास कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसे मालूम है प्रधानमंत्री जी जो योजना बनाएंगे सबके हित में बनाएंगे, सबके कल्याण के लिए बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सभी को हम अपनी व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। हमने तुष्टीकरण नहीं किया, लेकिन विकास की योजनाओं को ईमानदारी के साथ उसके घर तक पहुंचाने का काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया है।
और इसका परिणाम क्या है? 2 लाख करोड़ में आप ये नहीं कर सकते थे। ये काम जब बजट का दायरा बढ़ाया गया तब ये काम भी प्रदेश के अंदर दिखता गया। आज उसका परिणाम क्या है? प्रदेश जो अर्थव्यवस्था में कभी आजादी के समय देश की टॉप अर्थव्यवस्था थी, बाद में धीरे धीरे करके उसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या अन्य दल जो सत्ता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहे होंगे, सभी लोग उसमें आप लोग किस रूप में जिम्मेदार थे। यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई और 2015-16 तक आते आते यह 5वें और 6ठे नंबर पर पहुंच गया। हमारे साथ जब बहुत बार होता है, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, राजदूत आते हैं या दुनिया के निवेशक आते हैं, हम जब अपनी बात को उनके सामने रखते थे तो हम लोगों को इस बात का कभी कभी संकोच होता था कि हम देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। तो उनका यह होता था कि अगला प्रश्न हमारे मुंह से निकलेगा, अगली बात निकलेगी हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं, लेकिन हम लोग इससे पहले नहीं बोल पाते थे क्योंकि हम सबसे बड़ी टॉप की अर्थव्यवस्था तो थी नहीं, हम 5वें और 6ठे नंबर पर थे। और आज मैं कह सकता हूं, अभी हाल ही की जो रैंकिंग आई है इसमें उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था फिर से बन गया है। हमने देश के अंदर उन तमाम राज्यों को पछाड़ा है जो देश के अंदर एक मॉडल है विकास के, लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी कार्य पद्धति से, अपनी ठोस कार्य योजना से, बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाओं से, बजट में किए गए प्रावधानों को ईमानदारी से लागू करने से, लीकेजेज को रोकने से, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे करके देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में फिर से स्थापित हो गया है। और दूसरी अर्थव्यवस्था में आना उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमने प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। बैठिए कश्यप जी। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए। महोदय 15-16 में नहीं, बैठ जाइए आप बैठ जाइए, बैठिए। माननीय उत्तम जी, माननीय नेता विरोधी दल, अपने सदस्यों को नियंत्रित करिए। बैठिए कश्यप जी, कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप बैठ जाइए। माननीय उत्तम जी, बैठिए। माननीय उत्तम जी, महोदय जरा अनुशासित करिए अपने सदस्यों को। महोदय अब विकास दर कितनी थी तो मैं ही बता रहा हूं। 15-16 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 43,000। और इस समय कितनी है? 95,000। यानी इनके अपने एजेंडे होते हैं बोलने के, और अपनी बातों को लोग किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अपने 2 लाख करोड़ में आप प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे थे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे थे। इसमें 66,000 करोड़ रुपए तो केवल हमारे शिक्षकों के वेतन पे ही खर्च हो जाते हैं। और अगर आज के दिन पर आप देखेंगे 5.5 लाख करोड़ रुपए के बजट को अगर आप देखेंगे, इसमें वेतन और भत्तों पे, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पे कितना खर्च होता है, अगर आप थोड़ी भी अगर लोक लाज है तो मुझे लगता है कि अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय बजट का कितना बड़ा पार्ट वेतन भत्तों के नाम पे खर्च होता था। विकास के नाम पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता था, क्योंकि जितना बजट था वो सब तो उसी पे सब खर्च हो रहा था। लोक कल्याणकारी
तो ये सोच ही नहीं थी, क्योंकि विकास के लिए तो महोदय एक सोच चाहिए। और अटल जी ने जो बात कही थी ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है, बड़ा करिए मन थोड़ा, सरकार के साथ चलिए, बड़े विराट उसके साथ में एक विराटता को लेकर के चलिए, और वो विराटता प्रदेश के हित के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए। और यह प्रदेश का वह एक सिनेरियो है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि कैसे इसको एक एक करके आगे बढ़ाने का काम किया है। बजट से पहले मैं टिप्पणी आपको सुना दूं, जो अलग अलग क्षेत्र के फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने बजट पर अपनी टिप्पणी करके यहां पर कहा, और उसमें भी आप, मुझे लगता है आपको कुछ कहना हो तो मुझे लगता है कि वोट से ज्यादा विकास पर जोर, नोट करिए, परंपरा से विपरीत चुनाव से पहले के आखिरी बजट में योगी सरकार ने लुभावनी घोषणाओं से परहेज करने का साहस दिखाया, वोट से ज्यादा विकास पर जोर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, प्रवासी श्रमिकों, कामगारों, महिलाओं व युवाओं के लिए योजनाओं के माध्यम से जो ऐलान किया है, यह प्रदेश का एक नया रोड मैप है। कौन कहते हैं? ये आपके पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी का बयान है। बैठिए बैठिए। मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहता हूं। माननीय लाठर जी बैठ जाइए, लाठर जी बैठ जाइए, लाठर जी बैठ जाइए, माननीय उत्तम जी, लाठर जी बैठ जाइए। माननीय लाठर जी अपना स्थान ग्रहण करिए, अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दी जाएगी। नहीं नहीं, गलत बात है, नहीं गलत बात है, अपने स्थान बैठिए, सुनिए सुनिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। महोदय सीआईआई ने, माननीय लाठर जी, उन्होंने इस बात के लिए, कश्यप भी शांति बनाए, उन्होंने इस बात के लिए जोर, यानी सीआईआई ने इस पर बहुत अच्छे ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का आधार ये बजट बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से आप लोगों को मुझे लगता परहेज है क्या उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने वाला बजट, यह चेयरमैन सीआईआई यूपी चैप्टर, उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया। प्रदेश का बजट विकास की ओर बढ़ता हुआ बजट है। यानी ऐसे अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने, चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स श्री ललित खेतान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर केंद्रित है। कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को जो भारी नुकसान पहुंचा है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस बजट से उद्योग जगत को एक नई उम्मीद दिखती है। फिक्की फ्लो, महिलाओं व बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म कुपोषण योजना मां और बच्चे दोनों की सेहत सुधारेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी मील के पत्थर साबित होंगे। फिक्की फ्लो, ये लखनऊ ने। महोदय, इस प्रकार से समाज के उन तबकों ने जो वास्तव में किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल से नहीं, लेकिन निरपेक्ष भाव के साथ समाज के में बैठ करके चिंतन करते हैं और उस फील्ड अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं,
उनके द्वारा भी एक सकारात्मक पहल इस दिशा में की गई और उसमें उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख सरकार के इस बजट के साथ दिखाया है। महोदय, अगर उपलब्धियों की बात मैं करूं तो सबसे पहली उपलब्धि तो यह है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। टेक्नोलॉजी से बढ़ते हुए कदम, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए हम लोगों ने न केवल बजट को बल्कि बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक को भी ई कैबिनेट के साथ जोड़ने का कार्य किया था। ई कैबिनेट की बैठक के बाद हम लोगों ने 22 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया वित्त मंत्री जी ने, और पहली बार पेपरलेस बजट प्रदेश के अंदर प्रस्तुत हुआ है। ये प्रदेश के लिए एक नई उपलब्धि है और उपलब्धि इस बात को लेकर के कि ये टेक्नोलॉजी प्रत्येक नागरिक के जीवन में कितना परिवर्तन का कारक बन सकती है। मैं तो इस बात को मानता हूं, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती, कोरोना महामारी में हम लोग इतनी बड़ी आबादी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते, हम नहीं फेस कर पाते इस चुनौती को। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें पग पग पर सपोर्ट किया और उसका परिणाम क्या रहा कि हर एक स्तर पर प्रदेश का यह बजट प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करता रहा। और महोदय, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर जो 2021 का हमारा बजट है, यह अभूतपूर्व वृद्धि के साथ प्रदेश के अंदर प्रस्तुत किया गया। आप मान सकते हैं इस बारे में कि बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश सरकार को अपने उन सभी योजनाओं के बारे में रखना पड़ता है, खासतौर पर आय और व्यय के हिसाब में एक संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इनकम को बढ़ाने का कार्य किस रूप में सरकार ने किया? अगर हम प्रदेश सरकार के फिजूल खर्ची को नहीं रोकते, हम प्रदेश के अंदर इनकम को नहीं बढ़ाते, क्या यह संभव था कि प्रदेश इतने बड़े बजट के साथ प्रदेश की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के इस बजट को हम क्या ला पाते? और क्या प्रदेश आज जिस रूप में एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, क्या इसको किया जा सकता था? असंभव था। और महोदय, इसीलिए हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान दिया। जो राजस्व प्राप्ति की स्थिति है महोदय, 2016-17 में वाणिज्य कर से उस समय वैट था, जीएसटी नहीं था। उस समय प्रदेश के अंदर 16-17 में 51,882.88 करोड़ का लक्ष्य था। उतना अचीव नहीं हो पाता था। 2017 में, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। स्वाभाविक रूप से उसमें समय समय पे परिवर्तन भी होता गया। जीएसटी काउंसिल जैसे ही अलग अलग राज्यों के सुझाव आते थे, स्टेक होल्डर सुझाव देते थे, उसमें उस प्रकार का परिवर्तन उसमें करती थी। लेकिन हमने इसी प्रदेश के अंदर अपने वाणिज्य कर में भी व्यापक वृद्धि की, बिना किसी अन्य कर को लगाए हुए, बिना कोई कर प्रदेश की जनता पे थोपे हुए, और आज यह बढ़ करके 91,668 करोड़ रुपए तक ये पहुंच चुका है। नए प्रावधान के अंतर्गत 1 लाख करोड़ की सीमा पार करेगा, जो रोडमैप सरकार ने तय किया और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। मुझे याद है एक्साइज का, 16-17 में एक्साइज ड्यूटी प्रदेश के अंदर कुल 14,000 करोड़ रुपए की भी नहीं मिल पाती थी, और महोदय यही 20-21 में 35,000 करोड़ रुपए तक मिलने लगी। इनकम आई है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन 16-17 में 11,564 करोड़ रुपए, और यही प्रदेश के अंदर 23,000 करोड़ रुपए की सीमा को भी पार कर गया। ये इनकम प्रदेश के अंदर बढ़ी है। परिवहन का 5,148 करोड़ रुपए से बढ़ करके 12,515 करोड़ की सीमा पार करता है। भूतत्व और खनिकर्म यानी माइनिंग में 1548 करोड़, ये 16-17 में, और इसको
अगर हम 20-21 के लिए देखें तो 4000 करोड़ रुपए तक हम इसको पहुंचाने में सक्षम। ऐसे ही मंडी का भी है, 1200 करोड़ के आसपास कुल वहां से राजस्व मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए 19-20 में ये लगभग 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। यानी हर एक फील्ड में बढ़ोतरी हुई। जब इनकम बढ़ाई गई तो इनकम बढ़ाने के साथ साथ विकास के और डेवलपमेंट की सोच को आगे बढ़ाने का भी कार्य हर एक फील्ड में करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई। और विकास का वही रोड मैप लेकर के हम सब बजट के साथ यहां पर उपस्थित भी हुए हैं। बजट का वही कार्य सरकार ने अपने इस बजट के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। खासतौर पर जो मैं कह रहा था, मेरे बातों पर यहां पे अभी चर्चा हो रही थी महोदय, मैं यहां पर परसों जब अपनी बात को रख रहा था तब भी मैंने एक बात कही थी। उस दिन तक गन्ना मिलों के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, चीनी मिलों के बारे में, जब मैं यहां पे अपनी बात पिछले दिनों में रख रहा था उस समय तक प्रदेश के अंदर कुल 1,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं 19 अभी जो प्रदेश के अंदर के जो आंकड़े हमारे सामने हैं वह है 1,25,261.48 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक गन्ना किसानों को किया जा चुका है। 20-21 का 10,757 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 9,700 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भी बाकी है। यानी 52.5% का गन्ना मूल्य का भुगतान करंट ईयर का किया जा चुका है। और पिछला जो बकाया है वह 538 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार उन चीनी मिलों पर दबाव बना रही है जिन चीनी मिलों पर बकाया है उनके अकाउंट से रिएंबर्स। लाठर जी बैठ जाइए। लाठर जी आप नहीं, लाठर जी कारण खड़े हो जाते हैं। पहली सरकारों में ये चीनी मिलें हम लोगों ने किन स्थितियों में चलाई थी? ये चीनी मिलें उन स्थितियों में चलाई थी जब एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी का दाम बहुत कम था। दूसरा, देश के अंदर डिमांड कम थी। हमारे प्रस्ताव पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें चीनी मिलों के साथ इथेनॉल प्लांट लगाने की भी परमिशन दी। हमने प्रदेश के अंदर एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई, खांडसारी उद्योग को पुनर्जीवित किया और पहली बार हुआ है 2017-18 से लेकर के 2020-21 तक, 21 चल रहा है, जब जून महीने तक चीनी मिलें चली हैं। 17 में भी चली हैं, 18 में भी चली हैं, 19 में भी चली हैं। और पिछले वर्ष कोविड-19 के बावजूद 119 चीनी मिलों को चलाने का काम हुआ था। कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसके गन्ना को उसको हटाना पड़ा या नष्ट करना पड़ा। हर किसान का गन्ना चीनी मिलों में पहुंचा और ट्रांसपेरेंट तरीके से पर्ची और घटतोली को रोकने का काम भी करने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया। चीनी मिलें चले, ये प्राथमिकता है, लेकिन साथ साथ गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसान को हो, इस पर भी कार्य है। और ये बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर हुआ। प्रदेश इसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, कब कब चीनी मिलें बंद हुई हैं। अगर ये मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगता है 12 से 17 के बीच में ही पढ़ना चाहता हूं। 12 से 17 के बीच में जो चीनी मिलें बंद हुई उनमें पडरौना, टोडरपुर, सहारनपुर की बिडवी, अमरोहा, बघोली, सरदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज, बुलंदशहर, ये चीनी मिलें बंद हुई 12 से 17। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जानकारी करके आइए, जानकारी करिए, जानकारी करिए, जानकारी करके आइए। आपका दावा गलत है। बैठिए, बैठिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। लीलावती जी शांत रहिए, लीलावती जी शांत रहिए। अप्रैल 17 के बाद जो चीनी मिलें चलाई गई
2017-18 में कांगल हेडी की चीनी मिल फिर से चलाई गई, मंझावली 17-18 में चलाई गई, बुलंदशहर चलाई गई, पिपराइच 2018-19 में नई मिल लगा करके पुनर्संचालित की गई और मुंडेरवा भी 2018-19 में नई मिल लगा करके उसको फिर से संचालित करने का कार्य भी किया गया। ये चीनी उद्योग के साथ प्रदेश सरकार ने अब तक जो कार्य प्रदेश के अंदर किए हैं वह एक चीनी उद्योग के लिए प्रदेश के अंदर किया गया। महोदय, इसके साथ ही अगर हम प्रदेश के अंदर रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी को ध्यान में रख करके अगर हम देखेंगे तो देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों की गेहूं की फसल तैयार थी और उस समय एक चुनौती थी हर एक के सामने। 5,896 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए थे। 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया गया और 6,885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किसानों के अकाउंट में करने का कार्य किया गया। ऐसे ही 2021 का खरीफ विपणन वर्ष 2021 में 4,453 क्रय केंद्र स्थापित किए गए और धान क्रय अब तक 66 लाख मीट्रिक टन किसानों से सीधे कर दिया गया है। लगभग 11,200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किसानों को उनके खाते में करने का काम सरकार ने किया। मक्का का 108 मक्का क्रय केंद्रों के माध्यम से 1,06,000 मीट्रिक टन का क्रय किया गया और 197 करोड़ रुपए का मक्का के ऑनलाइन भुगतान का काम भी किसानों के खाते में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,42,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार को इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी भारत सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसके दायरे को बढ़ाया गया। किसान का परिवार और साथ साथ बटाईदार इसका पार्ट होगा। किसी भी आपदा में 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। यह कार्य भी किया गया और साथ साथ आयुष्मान भारत से जो किसान आच्छादित नहीं उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करने का काम हम लोग करेंगे। यह भी प्रदेश के अंदर हुआ है। 21-22 के बजट में ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना भी लागू की गई और 700 करोड़ रुपए नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने का बजट का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। ये सब किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए की गई योजनाएं हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के उन्नयन के लिए भी 400 करोड़ रुपए का व्यवस्था का प्रावधान है। ये किसानों से हित जुड़ा हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जो भी उद्योग लगे हैं शासन की नीति के अंतर्गत, उनके जो इंसेंटिव है उद्यमी के लिए भी और किसानों के लिए भी, उसका भी प्रावधान इसमें बजट में प्रावधान, उसका भी उपलब्ध व्यवस्था की गई है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल के लिए जो स्टोरेज की व्यवस्था होनी है उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन किसान को अगर रियायती दर पर नाबार्ड से ऋण लेना हो तो इसके लिए भी सरकार ने 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था अतिरिक्त की है। ये किसानों के हित में की गई कार्य है। निराश्रित गौ आश्रय स्थलों का संचालन, 5.5 लाख से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार यानी ऐसे कितने गौ वंश सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। सहभागिता योजना के अंतर्गत 78,000 गोवंश दिए गए हैं। 900 रुपए प्रति गौवंश सरकार उसका भुगतान भी कर रही है। कुपोषित परिवारों को भी गौवंश की व्यवस्था, दुधारू गोवंश उपलब्ध कराने के साथ ही 900 रुपए उस परिवार को अतिरिक्त गोवंश की सेवा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस बजट में व्यवस्था भी की गई है, हर न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्थापना करेंगे जिससे किसान की फसल भी सुरक्षित रहे और गौवंश की भी सुरक्षा हो सके।